नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। ये जो क्लास है एमआईक्यू क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ये जो हमारी क्लास है यूपी पीसीएस, यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं। इसके साथ आपको ये सूचित कर दूं कि हमारे यहाँ शाम की मीटिंग में जल्द ही एक बैच लॉन्च हो रहा है, उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी किस दिन लॉन्च हो रहा है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं बेस्ट फैकल्टी के साथ, वो आकर के यहाँ एडमिशन ले सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है हमारी संस्थान, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सैकड़ों आईएएस पीसीएस देने में जानी गई है। और एक बार पुनः शाम की मीटिंग में जो है एक बैच लॉन्च हो रहा है, तो आप लोग उसमें आकर के एडमिशन ले सकते हैं। ये जो डेली करंट अफेयर की क्लास चल रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आपको जो है कक्षाओं पर आधारित एक मैगजीन आती है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होती है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जा करके वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे भी अगर टेलीग्राम चैनल को सर्च करते हैं द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से, तो आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल। वहां क्लास पर आधारित पर डे आपको मैगजीन उपलब्ध कराई जाएगी। उस मैगजीन को आधार बना करके आप करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं। ये करंट अफेयर की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ध्यान में रखते रहिएगा। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए। ये कह रहा है कि हाल ही में चर्चित ग्रे स्लेडर लोरिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह लोरिडे परिवार से संबंधित प्राइमेट की एक प्रजाति है। दूसरा है कि यह एक रात्रिचर जानवर है। अब पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और न ही दो, ये पूछा जा रहा है। तो ये पूछ रहा है ग्रे स्लेडर लोरिस के बारे में। तो आपको बता दें कि हाल ही में कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री के वैज्ञानिकों ने जो है तमिलनाडु के डिंडीगुल वन प्रभाग में ग्रे स्लेडर लोरिस की एक आबादी का सर्वेक्षण किया, जिससे यह चर्चा में रहा। तो ग्रे स्लेडर लोरिस के सर्वेक्षण से यह चर्चा में रहा। और इसको सर्वेक्षण कहां किया गया? कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री के वैज्ञानिकों ने किया, जिस कारण यह चर्चा में रहा। अब अगर बात करें ग्रे स्लेडर लोरिस की, तो यह जो है लोरिडे परिवार से संबंधित प्राइमेट की एक प्रजाति है। किसकी है? लोरिडे परिवार से संबंधित प्राइमेट की एक प्रजाति है। और यह जो है एक रात्रिचर जानवर है, ये रात्र के समय चलता है। अब ये अपना अधिकांश जो जीवन है, ये जो अपना अधिकांश जीवन है ये वृक्षों पर व्यतीत करता है। और अगर इसके बारे में बात करें तो यह उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं, झाड़ीदार जंगल होते हैं, अर्ध पर्णपाती वन होते हैं और दलदली भूमि जो होते हैं, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब ऐसे अगर देखा जाए तो भारत में यह देखेंगे तो दक्षिणी भाग में भारत में और पूर्वी भारत में, तो दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत में, जिसमें आप अगर स्थानों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। वहीं विश्व में आप देखेंगे तो श्रीलंका में भी इसको पाया जाता है। तो ये रहा, दोनों हमारे कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों कथन हमारे सत्य हैं। देखते हैं इसको, जो हमने चीजें बताया आपको ये दिखाते हैं। ये जो है ग्रे स्लेडर लोरिस की फोटो आपको दिखाई दे रही, जिसकी एक ये है। ये तो कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री के वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु के डिंडीगुल वन प्रभाग में ग्रे स्लेडर लोरिस की एक आबादी का सर्वेक्षण किया। और ग्रे स्लेडर लोरिस लोरिडे परिवार से संबंधित प्राइमेट की एक प्रजाति आपको दिखाई दे रही, जो एक रात्रिचर जानवर ये है। और ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, झाड़ीदार जंगल जो है और अर्धपर्णपाती वनों और दलदली भूमि पर पाए जाते हैं। और ये दक्षिणी और पूर्वी भारत में है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जो है, केरल व तमिलनाडु में पाए जाते हैं। साथ में श्रीलंका में को दिखाई देंगे। और अगर बात करें आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये निकट संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। किसमें शामिल है?
निकट संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। यहां से क्वेश्चन बनता हुआ आएगा कि ये जो है ग्रेस लेडर लोरिस आईसीएन की वेट लिस्ट में किस में शामिल है, तो ये निकट संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। वहीं साइट्स की श्रेणी में आप देखेंगे तो परिशिष्ट सेकंड में शामिल है। वहीं भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है उसमें देखेंगे तो इसको अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी, ये ध्यान आपको रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया। फिर से देख लें आप कि हाल ही में किसे भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। पहला ए है बाग्गावली सोमशेखर राजू, बी है बीके सिंह, सी है दीपक कपूर और डी है जे सिंह। तो आपको बता दें कि सेना के सैन्य अभियानों के महानिदेशक रहे लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू को भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। और ये जो है सोमशेखर राजू जो है ये 1 मई को उप सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिए हैं। तो 1 मई को इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है और ये पहली बार एक दुर्लभ उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है कि एक 3 स्टार अधिकारी जो है इस बार कमांडर के रूप में कार्यकाल पूरा करने से पहले वाइस चीफ का पदभार ग्रहण करेगा। यह पहला बार है, ये दुर्लभ एक उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है। 3 स्टार जो एक अधिकारी है वो कमांडर के रूप में कार्यकाल पूरा करने से पहले जो है वाइस आप देखेंगे चीफ के रूप में नियुक्त हो रहा है, यानी उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हो रहा है। तो ये आपको समझ में आया। और इसमें आप देखेंगे कि अगर बग्गावली सोमशेखर राजू के बारे में और बात करें तो ये उत्तम युद्ध सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक और युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है इनको, इसलिए बढ़े। तो इसमें जो है कि जो इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है जो भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं वो आपको ए ऑप्शन सही दिख रहा है, यानी बग्गावली सोमशेखर राजू भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त उनको किया गया। देखिए आपको उनकी फोटो आप देखिए, ये वह सोमशेखर राजू जो इनको महानिदेशक हैं ये सैन्य अभियानों के, सेना के सैन्य अभियानों को। तो ये जो है कि थल सेना के नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है और इन जो है ये 1 मई को उप सेना का रूप में कार्यभार संभाले हैं और इनको जो मिला हुआ है शानदार योगदान के लिए सेना में, उनको उत्तम युद्ध सेवा पदक मिला है, अति विशिष्ट सेवा पदक मिला है और युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में चर्चित विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संदर्भ में विचार करना है आपको। यह है इसकी विजेता अमेरिका की डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविंग है। तो आपको यह दिखाई दे रहा है पहला में कि इसकी विजेता अमेरिका की डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविंग है। दूसरे में दिखाई दे रहा है इसे विश्व खाद्य सुरक्षा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है या है। असत्य पूछ रहा है किसमें से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों और डी है न तो 1 और न ही 2। तो आपको बता दें कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 की विजेता जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविंग के नाम की घोषणा किया है, जिस कारण ये चर्चा में रहा। तो ये 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला हुआ है, तो अमेरिका की है ये डॉक्टर जो है सिंथिया रोसेनजविंग को मिला हुआ है। अब ये जो है रोसेनजविंग को जो है जलवायु और खाद्य प्रणालियों के बीच संबंधों को समझने तथा भविष्य में दोनों कैसे बदलेंगे एवं उनका पूर्वानुमान क्या होगा, इस पे शोध के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब अगर बात करें इस पुरस्कार की तो एक वार्षिक पुरस्कार है जो विश्व खाद्य आपूर्ति में योगदान देने वाले किसी भी क्षेत्र में, जैसे वो पौधे हो, पशु हो या मृदा विज्ञान हो, खाद्य विज्ञान है, प्रौद्योगिकी हो, पोषण हो या ग्रामीण विकास आदि को मान्यता देता है। इस पुरस्कार में अगर आप देखेंगे तो 2,50,000 अमेरिकी डॉलर नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इसे जो है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए इसके दोनों कथन हमारे सत्य हैं, जबकि ये पूछ रहा है असत्य कथन क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी न तो 1 और न ही 2 आपको दिखाई दे रहा है।
देखेंगे आप ये पुरस्कार में। तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 की विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविंग के नाम की घोषणा की। और ये उनके शोध जो है जलवायु और खाद्य प्रणालियों के बीच संबंधों को समझने तथा भविष्य में दोनों कैसे बदलेंगे और उनका पूर्वानुमान के लिए दिया गया। इसमें 2,50,000 अमेरिकी डॉलर नगद पुरस्कार मिलता है। इसके साथ साथ प्रसिद्ध कलाकार और डिजाइनर शारुल बास द्वारा डिजाइन की गई एक मूर्ति प्रदान की जाती है। तो शारुल बान द्वारा जो डिजाइन की गई एक मूर्ति है उसको प्रदान किया जाता है और साथ साथ 2,50,000 अमेरिकी डॉलर भी इनको नगद पुरस्कार मिलता। अब इसे खाद्य सुरक्षा और विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता। अगर बात करें तो इस पुरस्कार के बारे में पहली बार जो कल्पना किया था वो नॉर्मन ई बोरलांग ने किया था। नॉर्मन ई बोरलांग ने किया था, जिनको आप देखेंगे जो है ये 1970 में नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। ये और 1986 में इन्होंने इस पुरस्कार की कल्पना किया था और विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत जो होगी ये 1986 में ही हो गई थी। तो 1986 में इसकी हो गई थी, इससे पहले जो है इसकी कल्पना की गई थी। अगर इस पुरस्कार की बात करें विश्व खाद्य पुरस्कार की, तो इसको खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगर बात करें 2021 में, तो 2021 में किसको यह पुरस्कार मिला था? तो ये शकुंतला हरक सिंह सिलथ्रेस्ट को पुरस्कार मिला था। वहीं 2020 में डॉक्टर रतन लाल को यह पुरस्कार मिला था और 2022 में किसको मिलवा? अमेरिका की सिंथिया रोसेनजविंग को यह पुरस्कार मिलवा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंपनी ने भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डिजाइन किया है? ध्यान से देखेंगे, किस कंपनी ने भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डिजाइन किया है? ए है डीआरडीओ, बी है एलेस्ट्रॉम, सी है नासा और डी है टाटा। ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली और मेरठ के बीच भारत की पहली क्षेत्रीय जो है रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को एलेस्ट्रॉम द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। तो एलेस्ट्रॉम द्वारा इसको डिजाइन किया जा रहा है, जो भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। अब ये कहां से कहां तक होगा? दिल्ली और मेरठ के बीच का होगा। और इस सिस्टम का पहला ट्रेन सेट जो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, इसके जो है देखेंगे तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय जो है रैपिड ट्रांजिट सिस्टम चरण फर्स्ट के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को सौंपा गया था। और भारत की पहली अगर जो सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन देखेंगे 180 किलोमीटर प्रति घंटा पर यात्रियों को स्थानांतरित कर सकती। इसको कौन डिजाइन कर रहा है? तो इसको एलेस्ट्रॉम कंपनी डिजाइन कर रही थी। इसका सही उत्तर आपको बी दिखाई देगा, बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए, दिल्ली और मेरठ के बीच भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को एलेस्ट्रॉम द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। इस सिस्टम का पहला ट्रेन सेट दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस यानी क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम चरण फर्स्ट के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को इसको देखा जा रहा है कि जो है परिवहन निगम को सौंपा गया था। और भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन 180 किलोमीटर पर घंटा पर यात्रियों को स्थानांतरित कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आपका ये 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाचार पत्रों में चर्चित विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022, समाचार पत्रों में चर्चित विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका आयोजन 24 से 30 अप्रैल तक किया गया। दूसरा है कि इसका थीम सभी के लिए लंबा जीवन है। और पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2, डी ऑप्शन है। तो आपको इसमें देखना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो आपको बता दें कि विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का आयोजन 24 से 30 अप्रैल तक किया गया। इसका पहला कथन सत्य है। और इसका जो है इस बार 2022 जो ये है इसका थीम क्या है? इसका थीम है सभी के लिए लंबा
जीवन। और विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समन्वित एक अभियान है, एक स्वास्थ्य अभियान आपको दिखाई देगा। अब यह प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। तो 24 से 30 अप्रैल तक ये मनाया गया। और इसका उद्देश्य है सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने हेतु तो टीके को उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि सभी उम्र के व्यक्ति बच सके। तो टीके के उपयोग को बढ़ावा देना, इसलिए इसके दोनों कथन सत्य हैं। लेकिन ये पूछ रहा है असत्य कथन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी न तो 1 और न ही 2 आपको दिखाई दे रहा है। देखिए आप, तो विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का आयोजन 20 से 30 अप्रैल तक। 2022 का विषय है सभी के लिए लंबा जीवन, और इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन समन्वित द्वारा एक समन्वित एक स्वास्थ्य अभियान है, जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने और टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस देश ने समाचार प्रकाशकों पर बड़ी तकनीक कंपनियों के अधिकार पर अंकुश लगाने के लिए डिजिटल मार्केट यूनिट की स्थापना की है? ऑप्शन ए है रूस, बी है यूके, सी है अमेरिका और डी है ब्राजील। एक बार पुनः आप क्वेश्चन को देख लेंगे कि निम्न में से किस देश ने समाचार प्रकाशकों पर बड़ी तकनीकी कंपनियों के अधिकार पर अंकुश लगाने के लिए डिजिटल मार्केट यूनिट की स्थापना किया है? तो ये किया है यूके ने, यानी यूनाइटेड किंगडम ने किया। तो इस तरह से इसका सही उत्तर आपको बी दिखाई देगा, यानी यूके किया है। देखें आप, तो यूके ने गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनियों के लिए कुछ प्रतियोगिता नियम जारी किया है, जिनका पालन न करने पर भारी जुर्माना हो सकता है। अब ये समाचार प्रकाशकों पर बड़ी तकनीकी कंपनियों के अधिकार पर अंकुश लगाने के लिए जो है यूके ने डिजिटल मार्केट यूनिट की स्थापना की है, जैसा कि आपको ये पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, ये करा कि हाल के समाचार पत्रों में उल्लिखित मालचा महल के संदर्भ में विचार कीजिए। देखिए ध्यान से एक बार, हाल के समाचार पत्रों में उल्लिखित मालचा महल के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है इसका निर्माण 1325 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था, और दूसरा है यह जौनपुर में स्थित है। पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है या है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा जो है 14वीं सदी के स्मारक मालचा महल के जीर्णोद्वार का जो है जीर्णोद्वार किया जाएगा, ऐसा घोषणा किया है दिल्ली सरकार द्वारा। तो ये दिल्ली सरकार द्वारा जो है मालचा महल का जो है जो जीर्णोद्वार किया जाएगा। ये 14वीं शताब्दी का एक स्मारक है। इसका निर्माण 1325 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था, और ये जो है मालचा महल नई दिल्ली में स्थित है। तो पहला कथन इसका सत्य नजर आ रहा है, क्योंकि 1325 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दूसरा कथन ये कह रहा है कि ये जौनपुर में स्थित है, बिल्कुल नहीं, ये नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसका दूसरा कथन असत्य हो जाता है। और पूछा क्या जा रहा है, उपयुक्त में से कौन सा या से कथन असत्य है? इसमें सही जो होगा वो दिखाई दे रहा, असत्य 2 दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी केवल 2 कथन इसका असत्य आपको दिखाई दे रहा। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी हुआ। देख लीजिए, ये आपको मालचा महल आपको दिखाई दे रहा है, इसका जीर्णोद्वार दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा। ये 14वीं शताब्दी के स्मारक है। इसका निर्माण कब हुआ? तो 1325 में हुआ। किसने किया? तो उस समय के तत्कालीन सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका निर्माण किया गया, जो दिल्ली सल्तनत में एक तुगलक वंश का शासक था। फिरोज शाह गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बनेगा। और ये जो मालचा महल नई दिल्ली में स्थित है। आगे चल करके अवध की बेगम विलायत महल के नाम पर इसे विलायत महल कहा जाने लगा। अब उन्हें वर्ष 1985 में सरकार द्वारा महल का स्वामित्व प्रदान किया गया था। ये आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 8वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? फिर से देखें, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? ऑप्शन ए है धाकड़, बी है शांति, सी है विमर्श और डी है खतरनाक। तो आपको बता दें कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने, किसने? केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चौथे खेल इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगों को, और लोगो होता है उसको, और आधिकारिक जर्सी के साथ शुभंकर को जो है शुभारंभ किया। और इसका जो शुभंकर है वो धाकड़ है।
क्या शुभ अंक है इसका? धाकड़ है, इसलिए इसका सही उत्तर आपको दिखाई देगा ए, यानी धाकड़ इसका शुभ अंक है। अब ये जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ये हरियाणा में 4 जून से 13 जून तक पंचकुला और अन्य शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। तो इसके मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा कर रहा है। 4 से 13 जून के बीच इसका आयोजन होगा, तो हरियाणा इसकी मेजबानी करेगा। इस तरह से इसका सही उत्तर आपको ए दिखाई दे रहा है, यानी धाकड़ दिखाई दे रहा है। देखें आप, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगो और आधिकारिक जर्सी के साथ शुभंकर धाकड़ का शुभारंभ किया। हरियाणा 4 जून से 13 जून तक पंचकुला और अन्य शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। यह ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम मित्र योजना लागू करता है? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम मित्र योजना लागू करता है? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, बी है गृह मंत्रालय, सी है जनजातीय कार्य मंत्रालय और डी है कपड़ा मंत्रालय। ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय कपड़ा जो मंत्रालय है, इसके द्वारा जो है पीएम मित्र योजना लागू किया जा रहा है, जिस कारण ये चर्चा में रहा। और पीएम मित्र जो पार्क है, एक स्थान पर एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला दिखाई देगा। तो ये किसके द्वारा लागू, कौन लागू करता है? तो इसका सही उत्तर आपको डी मिलेगा, यानी कपड़ा मंत्रालय आपको दिखाई देगा। देखें, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल और पार्क, जो पीएम मित्र इसको बोला जाएगा फुल फॉर्म में, पार्क योजना पर एक राष्ट्रीय जो है कि सम्मेलन का आयोजन किया। साथ में यह हुआ कि इसको लागू कर रहा है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय। और पीएम मित्र पार्क एक स्थान पर एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला आपको दिखाई देगा। और कपड़ा मंत्रालय द्वारा पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क जो है पीएम मित्र पार्क योजना पे एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। 13 राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की योजना प्रस्तुत करें। तो इस तरह से आपने आज की क्लास में मैं 9 क्वेश्चन को लिया हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह आप लगातार बने रहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। इसका पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल पर लेते रहिएगा। तो इसको आप लोग लगातार बने रहें और देखते रहिए। निश्चित रूप से इसकी आपको फायदा समझ में आएगा जब इस बार आप पेपर को देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सफल हो, इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।